गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में ओवरऑल एनरोलमेंट अर्थात समग्र नामांकन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। इस स्टडी से पहले एक आवश्यक सूचना आप लोगों के लिए है। कोरोना वायरस की इस महामारी के दौरान आप सभी अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। इसके लिए सभी के लिए कुछ बुनियादी सुरक्षा के उपाय सामने हैं, जैसे अपने हाथों को बार बार धोएं, एक दूसरे से दूरी बना के रखें, कम से कम 6 फीट की दूरी के लिए रिकमेंड किया गया है। अपनी आँख, नाक और मुंह को छूने से बचें और अपने स्वास्थ्य में स्वच्छता का अभ्यास करें। खांसते छींकते वक्त टिश्यू पेपर का यूज़ करें और इसे इधर उधर ना फेंकें, बल्कि डस्टबिन के जहाँ कोई उसे ज़्यादा छू ना सके। और यदि आपको कोई तकलीफ़ हो रही है, बुखार, सर्दी, खांसी, इसमें तो आप डॉक्टर के संपर्क में लें। तो आप सभी ये सूचना दूसरों को भी बताएं। एज ए फ्यूचर टीचर्स आप सभी कोरोना वायरस के लिए अवेयर रहें और दूसरों को भी अवेयर करें। स्टे होम एंड सेफ होम। थैंक यू। विद्यालय स्तर पर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही अनेक आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ बनाई गई, जिसमें पढ़ने योग्य बालकों को विद्यालय में प्रवेश से लेकर के कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। लेकिन आज तक भी भारत में समग्र नामांकन अर्थात 100% नामांकन के लक्ष्य को पूर्ण नहीं किया गया है। संविधान बनने के बाद अनुच्छेद 45 के अंतर्गत ये कहा गया कि राज्य सरकार का यह दायित्व होगा कि वह अपने 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का उत्तरदायित्व पूर्ण करेंगे। लेकिन इस अनुच्छेद के अंदर संविधान के 86वें संविधान संशोधन के तहत चेंजेस आए और अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया, जिसे शोषण के विरुद्ध और शिक्षा का अधिकार के संदर्भ में इसे संयुक्त रूप से संविधान में उल्लेखित किया गया। तो शिक्षा के अधिकार में ये कहा गया कि 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का दायित्व राज्य सरकार का होगा। इस प्रकार इस अनुच्छेद का चेंजेस 21A के तहत किया गया, जिसका लक्ष्य था 100% नामांकन, यानी जो पढ़ने योग्य बालक है जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष के बीच है, उन बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाना। नामांकन से तात्पर्य शिक्षा प्राप्त करने योग्य बालकों को शिक्षा ग्रहण करना या विद्यालय में प्रवेश करना ही समग्र नामांकन है। लेकिन आज भी भारत में समग्र नामांकन के लक्ष्य को पूर्ण नहीं किया जा रहा है। भारत में कई प्रकार के ऐसे प्रोग्राम्स बनाए गए हैं जिससे समग्र नामांकन के लक्ष्य को पूर्ण किया जा सके, जैसे सर्व शिक्षा अभियान है, शिक्षा सबके द्वार, सभी के लिए शिक्षा, या शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पूर्ण करने में, जिसमें नामांकन भी एक उसका पक्ष है। तो इस संदर्भ में आज भी हम 100% नामांकन के लक्ष्य को पूर्ण नहीं कर पाए हैं। आज भी 6 से 14 वर्ष की आयु के बालक अपनी स्टडी के लिए विद्यालय नहीं जाते हैं।
और अगर जाते भी हैं तो केवल किसी लालच से, अर्थात मिड डे मील एक प्रोग्राम चलाया गया है तो उसके लालच से भी वो स्कूल जाते हैं, लेकिन लंच के अंदर भी वापस चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि समग्र नामांकन के लक्ष्य को आज भी हम पूर्ण नहीं कर पाए हैं। समग्र नामांकन के लक्ष्य में कई प्रकार की बाधाएं हैं। इसमें पहला कारण है कि माता पिता या संरक्षक का अशिक्षित होना। अशिक्षित होने के कारण ही माता पिता अपने बालकों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, ना ही समय पर उनका होमवर्क करा पाते हैं। धीरे धीरे ऐसे बालक अपनी पढ़ाई में पिछड़ते जाते हैं। दूसरा, बालिका शिक्षा पर कम ध्यान। वर्तमान में भी अपनी सामाजिक परंपराओं के तहत या कुरीतियों के तहत आज भी गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन को लेकर के कम ध्यान दिया जाता है, जबकि मेल चाइल्ड होता है तो उसकी एजुकेशन के लिए प्रमोट किया जाता है, लेकिन गर्ल चाइल्ड पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि ये आगे जाके करना क्या है, इसे अपने ससुराल ही तो जाना है। इस तरह के कुछ फैक्ट्स होते हैं जो अपनी रूढ़िवादी विचारधारा को शो करते हैं। नेक्स्ट है बाल विवाह और गरीबी। आज भी अक्षय तृतीया के दिन छुप से ही या गवर्नमेंट से ध्यान में नहीं आया, पुलिस के ध्यान में नहीं आया, आज भी बाल विवाह का आयोजन अक्षय तृतीया के दिन किया जाता है और इस बाल विवाह के चलते आगे जाकर बच्चे पढ़ाई करना ही छोड़ देते हैं। जो 100% नामांकन का लक्ष्य है वो अपूर्ण रह जाता है। दूसरा है गरीबी। आज पॉपुलेशन की बात की जाए तो भारत देश सेकंड नंबर पर है और गरीबी के संदर्भ में अगर बात की जाए तो गरीबी के तहत लोग बाग एजुकेशन को कम महत्व देते हैं कि पढ़ लिख करके क्या करेंगे, जब हमारा पेट ही नहीं भर रहा है तो पढ़ लिख करके भी क्या करेगा। तो अभिभावक या माता पिता जो हैं वह बालकों को अपने साथ रोजगार पर ले जाते हैं। तो इस प्रकार गरीबी भी समग्र नामांकन के लक्ष्य को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण बाधा है। नेक्स्ट है शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव। आज भी अशिक्षा और गरीबी के चलते अधिकांश जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। वह शिक्षा के प्रति, शिक्षा के महत्व, उसकी आवश्यकताओं से अनभिज्ञ है। इस प्रकार प्रॉपर वे में एजुकेशन के प्रति अवेयरनेस ही नहीं है। लोग बाग अपने दूसरे काम को ज्यादा महत्व देते हैं बजाय कि पढ़ने लिखने के। नेक्स्ट है रूढ़िवादी अवधारणा। ये स्पेशली गर्ल चाइल्ड को लेकर के है कि गर्ल अगर ज्यादा पढ़ लिख लेगी तो उसके लिए लड़का अमीर कहाँ से लाएंगे या पढ़ा लिखा लड़का कहाँ से लाएंगे। दूसरी बात कि अगर ज्यादा पढ़ लिख लेगी तो भी ज्यादा दहेज देना पड़ेगा। और ये भी बात है कि पढ़ लिख करके क्या करेगी, आगे जाके ससुराल ही तो जाना है। तो इस प्रकार की ये रूढ़िवादी अवधारणा के कारण समग्र नामांकन का लक्ष्य में बाधा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है शिक्षा रोजगार उन्मुखी नहीं है। आजकल पेरेंट्स यही करते हैं कि ज्यादा पढ़ लिख करके क्या करोगे, पढ़ने से कौन सी नौकरी मिल जाती है। तो ये इस प्रकार की अवधारणा के कारण शिक्षा को रोजगार उन्मुखी बनाया जाना आवश्यक है, लेकिन शिक्षा रोजगार उन्मुखी नहीं है। हम व्यावसायिक शिक्षा भी अगर ग्रहण करते हैं तो उसके माध्यम से भी आज इतना कंपटीशन हो गया है कि प्रतिस्पर्धा है नौकरी पाने में कि जो योग्य उम्मीदवार है उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है। तो इस प्रकार एक उनमें निराशा और हताशा भी उत्पन्न होती है। तो शिक्षा रोजगार उन्मुखी नहीं होने के कारण भी आगे बच्चों को पढ़ाई करने के लिए, इसलिए पेरेंट्स आगे उन्हें पढ़ाई भी नहीं कराते हैं। लास्ट है शिक्षकों की कमी। भारत में कोठारी कमीशन की अनुशंसा थी कि हर 1 किलोमीटर पर विद्यालय हो जहां बालक आसानी से चल करके या जाने योग्य दूरी तक स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर सके। लेकिन आज इस कंसेप्ट के चलते स्कूल तो खुल गए, लेकिन उन स्कूलों में शिक्षकों की पर्याप्त कमी है। और कई ऐसे दूर दराज के एरिया हैं जहां एक टीचर ही पूरे प्राइमरी लेवल तक के स्कूल्स को संभाल रहा है। तो वो किस प्रकार से उचित रूप से अपनी शिक्षा प्रदान कर रहा होगा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो जब स्कूल में टीचर ही नहीं है, पढ़ाई भी प्रॉपर नहीं होती, तो बालक जाना ही विद्यालय में छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार समग्र नामांकन के जो हमारा लक्ष्य है वो पूर्ण नहीं हो पाता। तो ये सारी बाधाएं हमारे समग्र नामांकन के लक्ष्य को पूर्ण करने में बाधा उत्पन्न करती है। आज का होमवर्क इस प्रकार है। समग्र नामांकन से क्या तात्पर्य है, इसकी बाधाओं का उल्लेख कीजिए। आपको इसका उत्तर 250 शब्दों में देना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू।